क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर बस एक रात में गायब हो गई? एक ऐसी ताकत जिसने नाजी जर्मनी को हराया, स्पेस में पहला इंसान भेजा और आधी दुनिया को कंट्रोल किया, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आज हम बात करेंगे उस इवेंट की जिसने वर्ल्ड मैप को हमेशा के लिए बदल दिया। वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज का टॉपिक है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सबसे क्रूशियल चैप्टर, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बर्लिन वॉल के गिरने से लेकर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन तक चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी शुरू होती है 1917 की रशियन रेवोल्यूशन से, जहां से जन्म हुआ यूएसएसआर का, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का। ये सिस्टम सोशलिज्म के आइडियल्स पर बेस्ड था और कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ था। यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी और सब कुछ स्टेट कंट्रोल करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को सोवियत आर्मी ने फैशिस्ट फोर्सेस से आज़ाद कराया। इन सभी कंट्रीज ने सोवियत मॉडल अपनाया और इन्हें ही सेकेंड वर्ल्ड या सोशलिस्ट ब्लॉक कहा गया। इस ग्रुप का लीडर था रशिया। सोवियत इकोनॉमी उस वक्त अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। उनके पास वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे, ऑयल, आयरन, स्टील और मशीनरी। उनका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि रिमोट एरियाज भी कनेक्टेड थे। पिन से लेकर कार तक सब कुछ वहीं बनता था। लेकिन इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी थी जो धीरे धीरे इस सुपर पावर को खोखला कर रही थी। वो कमी क्या थी? बाहर से सब स्ट्रांग दिख रहा था, लेकिन अंदर से सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन बन चुका था। लोगों की लाइफ मुश्किल हो गई थी, डेमोक्रेसी थी नहीं और बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल खत्म थी। लोग अपने गुस्से को जोक्स और कार्टून्स के जरिए एक्सप्रेस करने लगे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल था और वो किसी को जवाबदेह यानी अकाउंटेबल नहीं थी। हालांकि यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थे, लेकिन डोमिनेशन सिर्फ रशिया का था। बाकी रीजन्स के लोग खुद को निग्लेक्टेड और सप्रेस्ड फील करते थे। इसके अलावा सोवियत यूनियन ने अपने रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा आर्म्स रेस और न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च कर दिया। इसने ईस्ट यूरोपियन सैटेलाइट स्टेट्स की डेवलपमेंट पर पैसा लगाया, जिससे उनकी खुद की इकोनॉमी पर भारी बोझ पड़ गया। 1970s के आते आते सोवियत इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई। टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो वेस्ट से पीछे छूट गए। लोगों को दिखने लगा था कि वेस्ट के लोग उनसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। ये साइकोलॉजिकल शॉक सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। तब एंट्री होती है मिखाइल गोर्बाचोव की, जो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। गोर्बाचोव सिस्टम को बचाना चाहते थे। उन्होंने 2 मेजर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, पेरिस्ट्रोइका यानी रीस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट यानी ओपननेस। उनका मकसद था इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना और वेस्ट के साथ रिलेशन सुधारना। लेकिन यहाँ एक अजीब चीज हुई। गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स की स्पीड कुछ लोगों को बहुत धीमी लगी और कुछ को बहुत तेज। कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने इन रिफॉर्म्स का विरोध किया और आम जनता, जिन्होंने अब आज़ादी का स्वाद चख लिया था, वो और ज्यादा मांगने लगे। 1991 में हार्डलाइनर्स ने एक कू यानी तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लोगों को अब फ्रीडम पसंद आ गई थी और वो पुराने कम्युनिस्ट रूल में वापस नहीं जाना चाहते थे। इस वक्त एक नया हीरो उभर कर आया, बोरिस येल्सिन। उन्होंने इस कू का विरोध किया और रशिया में इलेक्शंस जीते। पावर अब मॉस्को यानी सेंट्रल से शिफ्ट होकर रिपब्लिक्स के पास जाने लगी। दिसंबर 1991 में येल्सिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस ने डिक्लेयर कर दिया कि सोवियत यूनियन अब एग्जिस्ट नहीं करता। कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो गई और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को नई बुनियाद माना गया। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा सुपर पावर आखिर डिसइंटीग्रेट हुआ क्यों? इसके मेन रीजंस क्या थे? डिसइंटीग्रेशन का पहला बड़ा रीजन था इंटरनल वीकनेस। इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके थे। कंज्यूमर गुड्स की कमी ने लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया था। दूसरा रीजन था अवेयरनेस। लोगों को पता चल गया था कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म उनके सिस्टम से बेहतर काम कर रहा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था राइज ऑफ नेशनलिज्म। रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स यानी एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया और यूक्रेन में नेशनलिज्म की आग लग चुकी थी। वो अब सोवियत कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ ठीक हो गया? बिल्कुल नहीं। इसके बाद जो हुआ उसे कहते हैं शॉक थेरेपी। कम्युनिज्म के कोलैप्स के बाद इन कंट्रीज को अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में शिफ्ट होना था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने इस ट्रांजिशन को गाइड किया, जिसे शॉक थेरेपी कहा गया। इसका मतलब था प्राइवेट प्रॉपर्टी का आना, स्टेट एसेट्स का प्राइवेटाइजेशन और फ्री ट्रेड को अपनाना। लेकिन ये ट्रांजिशन स्मूथ नहीं था। इसने पूरी रीजन की इकोनॉमी को तबाह कर दिया।
रशिया में बड़ा स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कोलैप्स हो गया। 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कंपनीज को बेचना पड़ा। इसे द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज को थ्रो अवे प्राइसेस यानी कौड़ियों के दाम बेच दिया गया। रशियन करेंसी रूबल की वैल्यू ड्रामेटिकली गिर गई। इन्फ्लेशन इतना बढ़ा कि लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो गई। इस केओस में माफिया का राइज हुआ, जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत बढ़ गया। पुराना सोशल वेलफेयर सिस्टम जो लोगों को फ्री हेल्थ और एजुकेशन देता था, वो खत्म हो गया। सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, पॉलिटिकल हालात भी खराब थे। कई रिपब्लिक्स में सिविल वॉर्स और इंसर्जेंसीज शुरू हो गई। रशिया के 2 रिपब्लिक्स, चेचनिया और दागिस्तान में वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए। मॉस्को ने चेचन रेबल्स पर बमबारी की, जिसने ह्यूमन राइट्स का बड़ा वायलेशन किया, लेकिन आज़ादी की मांग नहीं दबी। सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान में 10 साल तक यानी 2001 तक सिविल वॉर चला। अजरबैजान में नगोर्नो काराबाग प्रोविंस को लेकर लड़ाई हुई। जॉर्जिया में 2 प्रोविंसेस ने आज़ादी मांग ली, जिससे वहां भी सिविल वॉर हुआ। इन सभी जगहों पर इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर यूएस और दूसरी पावर्स ने यहां ऑयल रिसोर्सेज और मिलिट्री बेसिस के लिए इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। इन सब बदलावों के बीच इंडिया का स्टैंड क्या था? इंडिया ने सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता रशिया के साथ रहा। इंडिया और रशिया का रिश्ता स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बेस्ड है। दोनों देश चाहते हैं एक मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहां सिर्फ एक कंट्री यानी यूएस का राज ना हो, बल्कि कई पावर साथ मिलकर डिसीजंस लें। रशिया ने हमेशा कश्मीर इशू पर इंडिया का सपोर्ट किया है। बदले में इंडिया रशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स बायर है। ऑयल इंपोर्ट और स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी दोनों साथ काम करते हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि हिंदी फिल्मों के हीरोज जैसे राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक आज भी रशिया और सेंट्रल एशिया में घर घर में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, बायपोलैरिटी के एंड का मतलब सिर्फ सोवियत यूनियन का टूटना नहीं था। इसका मतलब था कोल्ड वॉर का खत्म होना और एक नई दुनिया का शुरू होना, जहां अमेरिका एकमात्र सुपर पावर बन गया। इस चैप्टर से हमने सीखा कि कोई भी सिस्टम चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो लोगों की आकांक्षाओं यानी एस्पिरेशंस को दबाएगा तो उसका गिरना तय है। आई होप ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। पॉलिटिकल साइंस के अगले चैप्टर के डीप डाइव के लिए तैयार रहिए। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं। दिस इज एनीथिंग सिंप्लीफायर।